अनीता और सुष्मिता बेहद पक्की सहेलियां थीं। अनीता बेहद खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी और सुष्मिता भी सांवला सलोना रंग लिए छरहरी सी बेहद सुंदर लड़की थी। दोनों सहेलियां एक साथ रहती, एक साथ खाती पीती और एक साथ घूमती थी। पक्की सहेलियां जो थीं। सुष्मिता को अनीता की दोस्ती पर बहुत नाज था। दोनों को इंतजार था तो बस अपनी अपनी शादियों का। एक दिन, अरे अनीता, मम्मी पापा आ रहे हैं मेरे लिए लड़का देखने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से हम दोनों की शादी हो जाए बस। दूसरे दिन सुष्मिता के मम्मी पापा आ जाते हैं और तीनों तैयार होकर लड़के वाले से मिलने चले जाते हैं। लड़का बेहद हैंडसम और गोरा चिट्टा था। सांवली सलोनी सुष्मिता को लड़का पसंद आ जाता है और लड़के के घर वालों को भी सुष्मिता पसंद आ जाती है। ले अनीता, मिठाई खा, मेरी शादी पक्की हो गई है। अरे वाह, मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन तू मुझे छोड़कर चली जाएगी मेरी सहेली। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? सुष्मिता अनीता को गले लगा लेती है और कहती है, अरे पगली, मैं तो इसी शहर में रहूंगी अपने पति के साथ। तेरा जब दिल करे मुझसे मिलने आ जाना। और सुष्मिता की शादी की तारीख जल्द ही नजदीक आ जाती है। सुष्मिता अनीता के पास जाती है और कहती है, अरे अनीता, ये ले मेरा शादी का कार्ड, और तू जरूर आएगी मेरी शादी में। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं जरूर आऊंगी। शादी के दिन अनीता सुष्मिता के घर पहले ही पहुंच जाती है और अपनी सहेली को अपने हाथों से तैयार करती है। जब अनीता सुष्मिता को जयमाल के लिए स्टेज पर लेकर पहुंचती है तो वहां गोरे चिट्टे दूल्हे को देखकर अनीता के मन में ख्याल आने लगते हैं। हाय, कितना गोरा और सुंदर लड़का है, इसे तो मेरा पति होना चाहिए था। मैं इतनी गोरी और खूबसूरत हूं, लेकिन मेरी शादी तय नहीं हुई, और इस सांवली सुष्मिता की शादी इतने गोरे चिट्टे लड़के के साथ हो रही है। और अनीता मन ही मन सुष्मिता से जलने लगती है। खुद को संभालते हुए अनीता, अरे जीजा जी, मेरी सहेली के गले में वरमाला तो डालिए। लड़का सुष्मिता के गले में वरमाला डालता है। उसके बाद सुष्मिता लड़के के गले में वरमाला डालती है। उसके बाद शादी की रस्में पूरी की जाती हैं। शादी के बाद एक दिन सुष्मिता अनीता के बारे में अपने पति को बताती है और अपनी सहेली से मिलने की इच्छा जताती है। जी सुनिए। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? जी, वो मुझे मेरी सहेली सुष्मिता की बहुत याद आ रही है। मेरा उससे मिलने का बहुत मन हो रहा है। अनीता की ईर्ष्या और जलन से अनजान सुष्मिता उसे फोन करती है। ट्रिन ट्रिन घंटी बजती है। हाय सुष्मिता, कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ बहन, तेरी बहुत याद आ रही है। आज तू आजा मेरे घर डिनर पर। मैं तुझे अपने पति से मिलवाऊंगी और हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, खाना खाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुझसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। जरा देखो तो शादी के बाद कितनी बदली है मेरी सहेली। और जीजू से भी तो मिलना है। शाम को अनीता सुष्मिता के घर पहुंचती है। घंटी बजाती है। सुष्मिता का पति दरवाजा खोलता है, अनीता को बिठाता है। सुष्मिता उस समय किचन में खाना बना रही थी। अनीता मन में सोचती है, यही वक्त है पासा फेंकने का। और और जीजू, मेरी सांवली सी सहेली आपको कैसे भाग गई? आप खुद तो इतने गोरे चिट्टे हो, हैंडसम हो। सुष्मिता को तो जैसे खजाना ही मिल गया। आपको तो अपने जैसी लड़की से शादी करनी चाहिए। जहर के बीज बो दिए। और फिर इतना कहते हुए हंसते हुए अनीता किचन में सुष्मिता के पास चली जाती है। वहीं सुष्मिता से कहती है, अरे मेरी प्यारी सहेली, अकेले ही सारा काम कर रही है। जीजू सिर्फ देखने के लिए है खूबसूरत, तेरी कोई मदद नहीं करते घर के काम में। उन्हें बड़ा घमंड है अपनी खूबसूरती का। सुष्मिता, वो आदमी तेरे लायक नहीं है। तूने कैसे कर ली उससे शादी? मैं तो कभी ना करती ऐसे आदमी से शादी। यहां भी जहर के बीज बो दिए। इतना कहते हुए अनीता ड्राइंग रूम में जाती है और बैठ जाती है। तभी सुष्मिता वहां चाय लेकर आती है। अनीता, चाय पी ले। और अनीता पति को भी वहां चाय पीने के लिए बुलाती है। तीनों चाय पीते हैं। अनीता इधर उधर की बातें करती है, लेकिन सुष्मिता का मन तो कहीं और ही था। दोनों पति पत्नी के मन में अनीता की बातें कौंध रही थी। खैर, शाम को डाइनिंग टेबल पर बैठकर
सबने साथ मिलकर खाना खाया और बातें की। इधर अनीता मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सुष्मिता के पति से खुद की शादी के सपने देख रही थी। रात को सोते वक्त दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग करवटें बदलकर सोने लगे। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। दोनों के मन में अनीता की बातें घूम रही थी। सुष्मिता गुमसुम थी। सुष्मिता मन में सोचते हुए, क्या अनीता सच कह रही थी? कहीं मेरे पति घमंडी तो नहीं? इन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझसे शादी करके इन्होंने मुझ पर एहसान कर दिया हो और इसलिए वो घर के काम में मेरा हाथ नहीं बटाते हैं? सुष्मिता मन में सोचती है, क्यों ना इस विषय पर खुलकर पति से बात की जाए। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप गोरे चिट्टे हो और मैं सांवली हूं और आपको मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती थी? नहीं प्रिय, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो आज जब अनीता हमारे घर आई थी तब उसने मुझसे कहा कि आपको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है और इसलिए आप घर के काम में मेरी मदद नहीं करते। अच्छा? उसे हैरान होते हुए देखकर सुष्मिता पूछती है, क्या बात है? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, मुझे बताइए। दरअसल तुम्हारी पक्की सहेली ने मुझसे भी कुछ कहा था। अच्छा, क्या कहा था? अनीता ने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली। मैं गोरा हूं और तुम सांवली हो। मुझे तो मेरे जैसी गोरी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। पति की बातें सुनकर सुष्मिता हैरान हो जाती है। अच्छा? दोनों सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि हमने खुलकर आपस में बात कर ली, वरना अनीता का इरादा तो कुछ और ही था। वो तो घर तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और दोनों खुश होकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुष्मिता सोचती है कि इस बारे में अनीता से बात की जाए। वो अपने पति को बताती है कि कल जो हुआ इस बारे में वो अपनी पक्की सहेली से बात करना चाहती है और उसे समझाना चाहती है। सुनिए, कल अनीता की वजह से हमारे बीच जो गलतफहमियां पैदा हुई उसके बारे में मैं अनीता से बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अगले हफ्ते मेरी ऑफिस में छुट्टी है, उसे चाय पर घर बुला लेना। ठीक है। अगले हफ्ते सुष्मिता अनीता को फोन करती है। हेलो, हाय अनीता, कैसी है तू? मैं ठीक हूं, और तू बता कैसी कट रही है? पति पत्नी के बीच में अनबन जरूर हुई होगी। सुन, आज इनके ऑफिस में छुट्टी है, तू शाम को घर आ जा, तीनों साथ बैठकर चाय पियेंगे। ओके। अनीता शाम को सुष्मिता के घर आती है। दरवाजे की घंटी बजती है। सुष्मिता दरवाजा खोलती है। दोनों सहेलियां गले मिलती हैं और ड्राइंग रूम में बैठती हैं। थोड़ी देर के बाद सुष्मिता का पति चाय नाश्ता लेकर आता है। चाय, गरम गरम चाय। और तीनों हंसने लगते हैं। सुष्मिता का पति अनीता को चाय नाश्ता सर्व करता है। ये देखकर अनीता हैरान हो जाती है। अरे जीजू, आपको चाय बनानी आती है? अरे मेरी मैडम ने मुझे घर के सारे काम सिखा दिए और मैं तो इनका गुलाम हूं। ये जो कहती हैं मैं वो सारे काम करता हूं। हाँ। आखिर होम मिनिस्ट्री इनके ही हाथों में है ना। अनीता जल भुन जाती है। इतने में सुष्मिता का पति फिर कहता है, और इनके सांवले रंग ने तो मेरा दिल ही लूट लिया। इनकी खूबसूरती के आगे मेरा गोरा रंग फीका पड़ गया है। सुष्मिता की सुंदरता ने मुझे गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल सुष्मिता चेहरे से ज्यादा मन से सुंदर है और मन की सुंदरता से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। अनीता अब शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी हो जाती है। अनीता दोनों से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो सुष्मिता और जीजू, मैं ईर्ष्या में अपना आपा खो बैठी। दरअसल हम दोनों ही शादी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुष्मिता की शादी हो गई और मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। इतने में सुष्मिता का पति कहता है, अरे बस इतनी सी बात, मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी, और वो भी बहुत ही अच्छे लड़के से। सुष्मिता का पति फिर कहता है, दरअसल हमारी शादी में मेरा बचपन का दोस्त विकास आया था और उसको तुम बहुत पसंद आई थी। मैं उसके घर वालों से तुम दोनों की शादी की बात करता हूं। अगले दिन सुष्मिता और उसका पति दोनों विकास के घर जाते हैं और विकास के पापा मम्मी से विकास और अनीता की शादी की बात करते हैं। अंकल आंटी जी, ये देखिए लड़की की तस्वीर। लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, MBA कर रखा है और विकास को पसंद भी है।
विकास भी अनीता की तस्वीर देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर अनीता के मम्मी पापा भी विकास के मम्मी पापा से मिलते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अनीता बहुत खुश थी। अनीता की शादी विकास के साथ तय हो जाती है। अनीता सुष्मिता को फोन करती है। हेलो हेलो माय डार्लिंग, मैं तेरे घर आ रही हूँ शादी का कार्ड देने। शाम को सुष्मिता की डोरबेल बजती है। सुष्मिता दरवाजा खोलती है तो सामने अनीता खड़ी होती है। अनीता खुशी के मारे सुष्मिता को गले लगा लेती है। तभी ऑफिस से सुष्मिता का पति आ जाता है। अरे भाई, दोनों सहेलियों में क्या बातें हो रही हैं? मुझे भी तो बताओ। जीजू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भटक गई थी, अपनी ही पक्की सहेली से जलने लगी थी। आप दोनों ने मुझे ईर्ष्या की आग में जलने से बचाया और आपकी वजह से आज मेरी शादी तय हो गई। अरे हाँ, और वो भी मेरे ही बचपन के दोस्त से। अब तुम दोनों सहेलियां हमेशा मिलती जुलती रहोगी, कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाओगी। और इतना कहते हुए तीनों ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। अनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिन्हें सुष्मिता अपने हाथों से पोंछती है और उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है, अरे पगली, भटके हुए को रास्ते में लाना ही तो सच्ची दोस्ती है। और तीनों हंसने लगते हैं। सहेली की शादी। सीमा और राम्या पक्की सहेलियां थी। पहले स्कूल और फिर कॉलेज, दोनों हमेशा एक साथ ही रहती थी। बिल्कुल सगी बहनों जैसा प्यार था दोनों में। सीमा, मैं निकल रही हूँ घर से, तू रेडी है ना? हाँ, तू आ जा, मैं रेडी हूँ। अरे कहाँ के लिए रेडी है तू? कॉलेज के लिए माँ, और कहाँ के लिए? नहीं, तू आज कॉलेज कैसे जा सकती है? तुझे बताया तो था आज मेहमान आ रहे हैं। ओफो माँ, मुझे नहीं मिलना तुम्हारे मेहमानों से। एग्जाम्स आने वाले हैं, मेरा कॉलेज जाना जरूरी है। तुझे एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? मेहमान क्यों आ रहे हैं, तुझे पता है ना? मुझे सब पता है पापा, और आपको भी पता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके मुझे जॉब करनी है, लेकिन फिर भी आप लोग। सीमा चुप हो जा, तेरा कॉलेज तो वैसे भी इसी साल खत्म हो रहा है ना। और रही बात नौकरी की, तो इतना भरा पूरा परिवार मिल रहा है तुझे, तो क्या करेगी नौकरी करके? दिमाग से काम ले। हमारी हैसियत के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिश्ता है ये, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि लड़के को तू पहले से ही पसंद है। लाखों में एक लड़का है रजत, करोड़पति बाप का इकलौता बेटा, लेकिन फिर भी तुझे पसंद कर लिया। तू खुद ही सोच, ऐसा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा? मालती, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। गलती तुम्हारी ही है, तुम्हारी जिद पर ही इसे कॉलेज भेजा मैंने। अब देख लो, हवा लग गई है इसे, नौकरी करेगी। अरे तेरा जो काम है तू वो कर, शादी कर और जाकर संभाल अपनी गृहस्थी। चलो मालती, वो लोग दिन के खाने से पहले आ जाएंगे, बहुत सारी तैयारियां करनी है। इतना कहकर सीमा के माता पिता वहां से चले जाते हैं। सीमा रोने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो फोन काटा ही नहीं। उसकी दोस्त राम्या अब भी फोन लाइन पर ही थी। हे हेलो राम्या, तू चली जा कॉलेज, मैं आज नहीं जा पाऊंगी। लेकिन सीमा, आज तो एडमिट कार्ड मिलने वाला है, और तुझे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी तो चाहिए थे ना मुझसे। तू मेरा एडमिट कार्ड ले लेना, मैं शाम को तेरे घर आकर नोट्स और एडमिट कार्ड ले लूंगी। ठीक है, पर सीमा तू ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या होना है? इतना कहकर सीमा फोन काट देती है। भले ही सीमा ने उस वक्त राम्या से कुछ नहीं कहा, लेकिन राम्या फोन कॉल पर सब सुन चुकी थी। उसे सीमा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर शाम के वक्त, सीमा चल मेरे रूम में चलते हैं। अब ऐसा कर, तू चल, मैं जरा नंदू काका से चाय के लिए बोल कर आती हूँ। नहीं, चाय रहने दे यार, मैं बस थोड़ी देर में ही चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाएगी? चुपचाप मेरे रूम में जाकर बैठ, मैं बस अभी आई। सीमा और राम्या भले ही पक्की सहेलियां थी, लेकिन फिर भी दोनों के परिवारों में काफी अंतर था। हालांकि एक वक्त था जब दोनों के पिता एक ही ऑफिस में लगभग बराबरी पर थे, लेकिन वक्त के साथ राम्या के पिता ने काफी तरक्की कर ली थी, जिसकी वजह से दोनों परिवारों के रहन सहन में काफी अंतर आ गया था। सीमा से छोटी 2 और बहनें थीं, जबकि राम्या अपने माता पिता की अकेली संतान थी। ओह, आई एम रियली सॉरी। अब ठीक तो है?
जी मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। गलती मेरी है, मुझे देखकर चलना चाहिए था। अब नहीं, वो तो मैं ही। गलती किसी की भी हो, लगता है चोट तो दोनों को बराबर लगी है। क्या बोल रही है तू? चल अब मुझे जल्दी से नोट्स दे, और मेरा एडमिट कार्ड तो ले लिया था ना तूने? हाँ वो मेरे पास ही है, दे दूंगी तुझे, पर पहले तू इनसे तो मिल। लगता है तूने पहचाना नहीं इन्हें। और भैया, आपने पहचाना इसे? ये सीमा है ना, तुम्हारी बचपन की सहेली? अरे वाह भैया। लेकिन ये सिर्फ बचपन की सहेली नहीं है मेरी, मुझे तो लगता है हम बुढ़ापे तक एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। क्यों सीमा, तू पागल है? अब वैसे आई एम सॉरी, पर मैंने इन्हें नहीं पहचाना। अरे ये अक्षय भैया हैं, मेरे मामा जी के बेटे। अरे वही जो हर बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आते थे, हम सब लोग साथ में ही तो खेलते थे, तुझे याद नहीं? ओह अच्छा, हेलो, नाइस टू मीट यू। यस, मी टू। राम्या, तुझे पता है मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही भैया को जॉब ऑफर हुई है, और वो भी सबसे बड़ी आईटी कंपनी में। भैया उसी के सिलसिले में आए हैं यहाँ। अब बस कर राम्या, तुम्हारी दोस्त यहाँ किस काम से आई है, और तुम उसे क्या सुनाने लग गई? तुम लोग बैठो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर अक्षय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद, आजा सीमा, वो नई मूवी थी ना जो तुझे देखनी थी, मैंने अपने लैपटॉप पर डाउनलोड कर ली है, चल साथ में देखते हैं। नहीं यार, मेरा मन नहीं है, बस तू नोट्स दे, फिर मैं चलूंगी। वैसे भी घर पर बहुत काम है। ओहो, अच्छा तो ऐसा करेंगे, कल कॉलेज के बाद देखेंगे। नहीं राम्या, वो मुझे ये भी बताना था तुझे कि अब मैं कॉलेज रेगुलर नहीं जा पाऊंगी, बस कभी कभी, या शायद सिर्फ एग्जाम्स के लिए। लेकिन क्यों? अच्छा समझ गई, उन मेहमानों की वजह से ही ना जो आज तेरे घर आए थे। राम्या की बात सुनकर सीमा जोर जोर से रोने लगी। राम्या ने उसे गले से लगा लिया और बोली, तेरा मन नहीं है तो तू साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती? कोई तेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, समझी ना? नहीं राम्या, बात जबरदस्ती की नहीं है, तू तो मेरे घर का हाल जानती ही है। पापा की जॉब का कोई भरोसा नहीं है, ऊपर से हम तीनों बहनों की पढ़ाई और फिर शादी। मम्मी पापा बहुत टेंशन में रहते हैं, इसीलिए वो इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते। वो लोग हैसियत में हमसे बहुत बड़े हैं, और मैं उन्हें पसंद भी हूँ। तो तेरी पसंद की कोई वैल्यू नहीं। मैं जानती हूँ वो लड़का, क्या नाम है उसका? हाँ वो रजत, वो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तू उससे शादी कैसे कर सकती है? मेरी पसंद से क्या होता है राम्या, मैं उसे पसंद हूँ, ये सबसे जरूरी बात है। और वैसे देखा जाए तो रजत इतना बुरा भी नहीं है। देख सीमा, तू किसी दबाव में मत आ, तू कहे तो मैं अंकल आंटी से बात करती हूँ। नहीं, तू रहने दे, पापा का बीपी बहुत हाई रहने लगा है आजकल, और इस वजह से मम्मी भी बहुत टेंशन में रहती है। और तू मेरी चिंता मत कर। हाँ, और रही बात रजत की, तो वो पसंद है मुझे। अरे भैया, आप कब आए? और ये चाय आप क्यों लेकर आए? नंदू काका कहाँ हैं? नंदू काका खाना बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही चाय ले आऊं। सीमा ने हालात से समझौता कर लिया था। अपने माता पिता की खुशी की खातिर उसने रजत में ही अपना जीवन साथी तलाश कर लिया था, जबकि असल में वो उसे पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर गए, और आखिरकार सीमा की शादी का दिन आ गया। ये क्या, ऐसे बनेंगे आप हमारे समधी? इतनी हल्की अंगूठी हैं? ये पहना रहे हैं आप अपने दामाद को? वो समधी जी, क्या है ना कि शादी में कई खर्चे होते हैं, तो है? हमारी इज्जत का फलूदा करवाएंगे क्या सबके सामने? सच में, अगर आपकी लड़की हमारे रजत को भाई ना होती तो कभी ना तैयार होते हम इस रिश्ते के लिए। हर जगह नाक कटवा दी है आपने। खैर ये बताइए, आगे की रस्मों के लिए क्या तैयारियां हैं? जरा दिखाइए हमें, हम नहीं चाहते कि हमारे रिश्तेदारों के सामने हमारी और बेइज्जती हो। हैं? ये क्या है? ये कपड़े देंगे आप हमारे रिश्तेदारों को? और सुनिए जी, आप तो कह रहे थे कि ये लोग कार देने वाले हैं, वो तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही।
बहन जी, वो दामाद जी की पसंद की कार के लिए कोशिश तो बहुत की, पर कुछ पैसे कम पड़ गए। लेकिन मैं वादा करता हूँ, बच्ची के पग फेरों तक इंतजाम हो जाएगा। अरे बाद में देने से क्या फायदा है? रिश्तेदार तो सारे आज ही देखेंगे ना। हमारा इकलौता लड़का है रजत, उस बेचारे ने और मांगा ही क्या था आपसे, बस अपनी मनपसंद कार के अलावा। लेकिन अंकल जी, मैंने तो सुना था कि आपके बेटे को सीमा पसंद है और वो तो जाएगी ही ना उसके साथ। ये कौन बदतमीज लड़की है? अब हमें ऐसे बेइज्जत किया जाएगा क्या यहाँ? नहीं समधन जी, माफ कर दीजिए। राम्या, चुप हो जाओ। क्यों अपनी दोस्त की दुश्मन बन रही हो? नहीं अंकल, मैं नहीं, बल्कि दुश्मनी तो आप निभा रहे हैं सीमा से, उसे ऐसे लालची लोगों के पल्ले बांधकर। बस अब बहुत हो गया। सीमा, तू अब भी चुप रहेगी क्या? नहीं पापा मम्मी, अब सच में बहुत हो गया। इन लोगों से कहिए कार तो इन्हें नहीं मिल पाएगी, ना अभी और ना बाद में। तो अब शादी होगी या नहीं, ये इनका फैसला है। अच्छा तो ठीक है, नहीं करनी मुझे ये शादी। मैं ही पागल था जो अपने मम्मी पापा से तेरे लिए लड़ा। तू और तेरा फटीचर खानदान हमारे लायक है ही नहीं। बात साफ है, कार नहीं तो शादी भी नहीं। रजत और उसके घर वालों की सच्चाई सामने आ चुकी थी। अच्छे खासे पैसे वाले होने के बाद भी उन्हें सीमा के परिवार से दहेज में महंगी कार चाहिए थी। सीमा फौरन मंडप से उठ खड़ी हुई। उसने रजत और उसके घर वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसी के साथ शादी के मंडप में सीमा बिल्कुल अकेली रह गई थी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने, बेवकूफ लड़की। अब कौन ब्याहेगा तुझे? मैं जैसे तैसे मना ही लेता उन्हें। अब क्या होगा इसका? सीमा का क्या होगा, इसकी टेंशन आप मत लीजिए अंकल जी। सीमा की शादी होगी और इसी मंडप से होगी। बस अगर सीमा की मर्जी हो तो। वहां खड़ा हर कोई राम्या की बात सुनकर चौंक गया। खुद सीमा भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी राम्या अपने ममेरे भाई अक्षय का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ आगे लेकर आई और सीमा से बोली, सीमा, अक्षय भैया तुझे बहुत पसंद करते हैं। तुझसे कुछ कह पाते उससे पहले ही तेरा रिश्ता तय हो गया। लेकिन मैं जानती हूँ कि इनसे ज्यादा खुश तुझे और कोई नहीं रख पाएगा। मेरे मामा मामी को भी तू पसंद है और इन्हें शादी करने के बाद तेरे काम करने से भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन फिर भी आखिरी मर्जी तेरी ही है। अक्षय की आंखों में अपने लिए प्यार तो सीमा ने पहली ही नजर में देख लिया था और सच तो ये था कि उसकी पसंद भी रजत नहीं बल्कि अक्षय ही था। सीमा ने बिना देर किए खुद जाकर अक्षय का हाथ थाम लिया और इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। अक्षय हर तरह से लायक था, उसे सिर्फ सीमा चाहिए थी, बिना किसी दान दहेज के। सीमा और अक्षय की शादी सबकी मर्जी और खुशी से हो गई और इस शादी से सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो थी राम्या, क्योंकि उसकी पक्की सहेली अब उसकी भाभी जो बनने वाली थी।